नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला फिर से उपस्थित हूं आपके बीच प्रसंग में एक नए विषय के साथ। लेकिन आगे बढ़ने के पहले अनुरोध है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। कल 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस था, तो आज हम सिविल सेवा और सिविल सेवा दिवस की बात करेंगे। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य सिविल सेवकों द्वारा आम लोगों के हित के लिए स्वयं को फिर से समर्पित करना और फिर से प्रतिबद्ध होना है। यह दिन सिविल सेवकों को नई चुनौतियों से निपटने के लिए आत्मनिरीक्षण और भविष्य की रणनीतियों के बारे में सोचने का अवसर प्रदान करता है। 21 अप्रैल सन 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के परिवीक्षाधीनों को मेटकॉफ हाउस नई दिल्ली में संबोधित किया था। इसी की याद में यह दिन मनाया जाता है। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री जी के हाथों लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार वर्ष 2006 में स्थापित किए गए थे। ये 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। पहली श्रेणी व्यक्तिगत पुरस्कार की है, दूसरी श्रेणी दल पहल के रूप में काम करने के लिए है और तीसरी श्रेणी संगठन की है। पुरस्कार में एक पदक, एक स्क्रॉल और 1 लाख रुपए की कर मुक्त नगद राशि भी शामिल है। मुझे आपको बताते हुए बेहद खुशी है कि छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और धान खरीदी का उत्कृष्ट सिस्टम विकसित करने के लिए दल पहल के रूप में मुझे भी यह पुरस्कार अपने 2 अन्य साथियों श्री गौरव द्विवेदी आईएएस और श्री सोमशेखर एनआईसी के वरिष्ठ वैज्ञानिक के साथ वर्ष 2010 में मिला था। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के हाथों अवार्ड मिलने का एक छोटा सा वीडियो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। Alok Shukla IAS, Shri Gaurav Dwivedi IAS and Shri A.K. Somashekar, scientists from NIC. Put your hands together for the team, ladies and gentlemen. And next award goes to Officers of Tribal Welfare Department and Forest Department of Madhya Pradesh. Government has recognized forest rights. The initiative ensured that tribals and traditional forest dwellers भारत में सिविल सेवाओं में अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्र सरकार की सेवाएं और राज्य सरकार की सेवाएं शामिल हैं। वर्ष 2010 तक भारत में कुल मिलाकर सिविल सेवकों की संख्या लगभग 64 लाख थी। अखिल भारतीय सेवाओं तथा केंद्रीय सिविल सेवाओं के लिए चयन संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी के माध्यम से होता है। राज्य की सिविल सेवाओं में वरिष्ठ पदों के लिए चयन राज्य के लोक सेवा आयोगों द्वारा किया जाता है। कनिष्ठ पदों पर केंद्र में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और राज्यों में इस हेतु गठित विभिन्न प्रकार की एजेंसियों द्वारा चयन किया जाता है। भारत के संविधान में सिविल सेवकों की निष्पक्षता की रक्षा करने के लिए अनुच्छेद 309, 310 तथा 311 में प्रावधान किए गए हैं। सिविल सेवक देश की स्थायी कार्यपालिका हैं और चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अधीन कार्य करते हैं। उनका देश के नीति निर्धारण और योजनाओं के क्रियान्वयन में बहुत बड़ा रोल होता है। भारत में सिविल सेवा की आधारशिला ब्रिटिश समय में रखी गई थी। इसे वॉरेन हेस्टिंग्स ने प्रारंभ किया था और बाद में कॉर्नवालिस ने इसमें अनेकों सुधार भी किए। कॉर्नवालिस ने भारतीय सिविल सेवा को 2 भागों में बांटा था। पहला था अनुबंधित सिविल सेवक या कोवेनेंटेड सिविल सर्वेंट ऑफ द कंपनी और दूसरा था बिना अनुबंध वाले सिविल सेवक या अनकोवेनेंटेड सिविल सर्वेंट। कोवेनेंटेड सिविल सर्वेंट सिर्फ यूरोपियन होते थे, जबकि दूसरे प्रकार के सिविल सेवक जो कनिष्ठ पदों पर कार्य करते थे उनमें भारतीयों की नियुक्ति भी की जाती थी। प्रशासन के निचले स्तर पर भारतीयों के प्रवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए ही असंविधित सिविल सेवा की शुरुआत की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत की इंपीरियल सिविल सेवा को 2 भागों में बांटा गया। पहली थी अखिल भारतीय सेवाएं और दूसरी केंद्रीय सेवाएं। ये सिविल सेवाएं सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के अधीन कार्य करती थी। अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाएं समूह ए को 1924 में केंद्रीय सुपीरियर सेवाओं का नाम दिया गया। 1924 से 1934 तक भारत में 10 अखिल भारतीय सेवाएं थीं और 5 केंद्रीय विभाग थे जो सभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के नियंत्रण में थे। इसके अतिरिक्त
3 और केंद्रीय विभाग थे जो प्रांतीय और केंद्रीय दोनों के संयुक्त नियंत्रण में थे। प्रारंभ में कोवेनेंटेड सिविल सर्विस में कंपनी की डायरेक्टरों द्वारा अपनी मर्जी से भर्ती की जाती थी। वो केवल यूरोपियन लोगों की ही भर्ती करते थे। वर्ष 1854 में लंदन में सिविल सर्विसेज कमीशन का गठन किया गया। वर्ष 1864 में सिविल सर्विस परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, जो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। 1867 तक 4 अन्य भारतीयों का सिलेक्शन भी हुआ। 1883 तक भारत की सिविल सर्विस में भारतीयों की संख्या केवल 12 थी, जो 1915 तक बढ़कर केवल 63 हो पाई। 1920 की सिविल सेवा परीक्षा में सुभाष चंद्र बोस को 4थी रैंक मिली थी, लेकिन उन्होंने देश के लिए काम करना बेहतर समझा और सिविल सर्विस से इस्तीफा दे दिया। 1922 से सिविल सर्विस की परीक्षा भारत में इलाहाबाद में ली जाने लगी थी। बाद में दिल्ली में भी एक परीक्षा केंद्र बनाया गया। इसे इंडियन सिविल सर्विस कहा जरूर जाता था, लेकिन इनके अधिकांश सदस्य न तो भारतीय थे, न भारतीयों के प्रति सिविल थे और न ही उनमें सेवा की कोई भावना थी। उनका उद्देश्य केवल भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को कायम रखना था। स्वतंत्रता प्राप्ति के ठीक पहले अविभाजित भारत में 980 सिविल सेवा अधिकारी थे, जिसमें 468 यूरोपियन थे। संविधान सभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि वर्तमान प्रशासनिक प्रणाली का कोई विकल्प नहीं है। अच्छी अखिल भारतीय सेवाओं के बिना भारत को एकजुट रखना संभव नहीं है। उन्होंने भारत की सिविल सेवाओं को स्टील फ्रेम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कहा था। वर्तमान सिविल सेवा का गठन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद किया गया। सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और योग्यता के मूल्य भारतीय सिविल सेवाओं के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। भारत में इंपीरियल सिविल सेवा या आईसीएस के स्थान पर भारतीय प्रशासनिक सेवा या आईएएस का गठन किया गया। यूट्यूब के चैनल नरेंद्र मोदी पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड पर यह वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है और देखिए उन्होंने सिविल सेवाओं के बारे में इसमें क्या कहा है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। साथियों, एक प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ही देश की सिविल सेवा के जनक थे। 21 अप्रैल 1947 एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर के पहले बैच को संबोधित करते हुए सरदार पटेल ने सिविल सर्वेंट्स को देश का स्टील फ्रेम कहा था। उन अफसरों को सरदार साहब की सलाह थी कि देश के नागरिकों की सेवा अब आपका सर्वोच्च कर्तव्य है। नई दिल्ली में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय सिविल सेवा का नियंत्रण करता है। यह भारत में सिविल सेवा प्रणाली के लिए प्रशिक्षण, सुधार और पेंशन के लिए जिम्मेदार है। संविधान के अनुच्छेद 312(3) के तहत राज्यसभा को 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार है। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं: भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। भारत में सर्वोच्च सिविल सेवक कैबिनेट सचिव होता है। यह सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। भारत में प्रोटोकॉल के वरीयता क्रम में कैबिनेट सचिव 11वें स्थान पर है। राज्य स्तर पर सिविल सेवा का प्रमुख मुख्य सचिव होता है। उनकी यह जिम्मेदारी होती है कि सिविल सेवक पूरी तरह से प्रशिक्षित और सक्षम हो और निष्पक्ष वातावरण में काम करें। देश में नीति निर्माण से लेकर योजनाओं के क्रियान्वयन तक में सिविल सेवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे कोविड-19 की महामारी से निपटना हो, चाहे देश में आने वाली बाढ़ या सुनामी, तूफान या सूखा जैसी अन्य प्राकृतिक आपदाएं हो, देश के सिविल सेवक अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपनी ड्यूटी में लगे रहते हैं। 21 अप्रैल 2020 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड-19 को हराने के लिए सिविल सेवकों द्वारा की जा रही रात दिन की मेहनत को सराहते हुए एक ट्वीट भी किया था, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। उड़ीसा में साइक्लोन फैलिन से निपटने में जिला कलेक्टर कृष्णन ने कितनी मेहनत की, यह आप एनडीटीवी की इस खबर में देख सकते हैं। प्रति 5 वर्ष में लोकसभा के चुनाव और हर वर्ष कम से कम 3-4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव कराने का जिम्मा भी देश की सिविल सेवाओं पर ही है। सभी जानते हैं कि भारत में सिविल सेवाएं बहुत ही अच्छी तरह से चुनाव कराती हैं, जिसकी बदौलत देश में लोकतंत्र बरकरार है। गरीबी हटाओ के कार्यक्रम हो
या औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाना हो, कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति के लिए गांव-गांव में काम करना हो, या घर घर बिजली पानी पहुंचाने के लक्ष्य की पूर्ति करना हो, सारे ही काम देश की सिविल सेवाओं द्वारा किए जाते हैं। देश में हर बच्चे का टीकाकरण कराने से लेकर हर क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी सिविल सेवकों पर ही है। भूमि के रिकॉर्डों का संधारण, देश के विकास के लिए करों की वसूली, आम लोगों से कानून का पालन कराना, सभी काम सरकार के विभिन्न विभागों के सिविल सेवकों द्वारा ही किए जाते हैं। आम आदमी को लगभग हर दिन किसी न किसी क्षेत्र में सिविल सेवकों से साबका पड़ता ही है। देश की सुचारू व्यवस्था के संचालन के लिए देश की सिविल सेवाएं रात दिन काम में लगी हुई हैं। लेकिन जहां एक और सिविल सेवाओं के कंधे पर देश की नीतियां बनाने और जनोपयोगी योजनाओं के क्रियान्वयन का भार है, वहीं दूसरी ओर यथास्थितिवादी, चाटुकार, आलसी, अकर्मण्य और भ्रष्ट कहकर सिविल सेवकों की आलोचना भी होती रहती है। लंबे समय से सिविल सेवकों को बाबू कहकर उनकी खिल्ली उड़ाई जाती रही है। 1980 के दशक में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि कल्याण और गरीबी उन्मूलन के लिए व्यय किए गए प्रत्येक रुपए में से केवल 15 पैसे ही हितग्राहियों तक पहुंचते हैं। राजीव गांधी जी का यह कथन किसी शोध पर आधारित नहीं था, लेकिन केवल एक अनुमान था। हालांकि इस बयान को सिविल सेवाओं में भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री जी की राय माना गया था, लेकिन शायद उन्होंने ये बात सार्वजनिक सेवाओं के प्रशासन की बड़ी परिचालन लागत और ओवरहेड्स के बारे में कही थी। बाद में भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त ने कहा कि जो बचे हुए 85 पैसे हैं, उनमें से 40 पैसे शायद प्रशासनिक ओवरहेड्स के कारण हैं और 45 पैसे शुद्ध भ्रष्टाचार है। 21 नवंबर 2014 को द हिंदू में प्रकाशित गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है, हमारा अनुमान है कि सिविल सेवा सुधार के द्वारा यदि भारत सरकार की प्रभावशीलता को एशिया के औसत तक भी पहुंचा दिया जाए तो भारत के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में सालाना 0.9% की वृद्धि तो हो ही सकती है। रिपोर्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। प्रोफेसर विवेक देबरॉय और लवीश भंडारी ने अपने पुस्तक करप्शन इन इंडिया द डीएनए एंड आरएनए में दावा किया है कि भारत में पब्लिक सर्वेंट लगभग 92,122 करोड़ रुपए का गबन कर लेते हैं, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.26% है। इनका यह दावा हिंदुस्तान टाइम्स में 10 दिसंबर 2011 को प्रकाशित हुआ था। इंडिया टुडे में 12 जनवरी 2012 को प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 2009 में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि भारतीय नौकरशाही सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान, मलेशिया, ताइवान, वियतनाम, चीन, फिलीपींस और इंडोनेशिया सभी की तुलना में सबसे खराब है। इंडिया टुडे में प्रकाशित एक खबर के अनुसार कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा 2012 में तैयार किए गए एक पेपर में कहा गया है कि सिविल सेवाओं में सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार व्याप्त है और यह संस्थागत बन चुका है। 2005 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 92% लोगों ने कभी न कभी रिश्वत दी है। सिविल सेवाओं में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है, ये शायद उनकी प्रकृति में ही है। 250 ईसा पूर्व में ही कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिख दिया था, जिस प्रकार जीभ की नोक पर रखे शहद या जहर का स्वाद न चखना असंभव है, उसी प्रकार सरकारी धन का प्रबंध करने वाले व्यक्ति के लिए राजा की संपत्ति का थोड़ा सा भी स्वाद न लेना असंभव है। ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स पर भ्रष्टाचार के आरोप में ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों के भ्रष्टाचार का आलम यह था कि सन 1773 तक, जबकि कंपनी पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी थी, लेकिन कंपनी के अफसर मालामाल थे। कंपनी ने अंग्रेज सरकार से 1 मिलियन पाउंड के आर्थिक पैकेज की मांग की। तब ब्रिटिश संसद की एक सिलेक्ट कमेटी ने कंपनी के भ्रष्टाचार पर तीखा प्रहार करते हुए आर्थिक पैकेज देने के लिए कंपनी के प्रबंधन में सरकार के नियंत्रण को रखने की शर्त लगाई और इसीलिए सन 1973 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन की आधारशिला रखी गई। सिविल सेवा की दूसरी सबसे बड़ी समस्या राजनीतिक हस्तक्षेप की है। नीति सेंट्रल में 31 अक्टूबर 2013 को छपी खबर में बताया गया है कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपालास्वामी,
पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम एवं अन्य की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नौकरशाही के कामकाज में ज्यादातर गिरावट राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण है। उन्होंने यह भी कहा कि IAS अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए कोई कानून होना चाहिए। अदालत ने कहा कि वरिष्ठ नौकरशाहों को राजनेताओं के मौखिक निर्देशों का पालन नहीं करना चाहिए और लिखित आदेश देने का आग्रह करना चाहिए। इस बारे में एक चुटकुला है। एक व्यक्ति को नई नई सरकारी नौकरी मिली थी। वो एक साइकिल खरीदने गया। साइकिल विक्रेता ने उसे जो साइकिल दी उसमें कैरियर नहीं था। खरीदार ने विक्रेता से कैरियर लगाने को कहा तो विक्रेता ने कैरियर तो लगा दिया लेकिन साइकिल से स्टैंड निकाल दिया। जब खरीदार ने स्टैंड भी लगाने को कहा तो विक्रेता ने कहा कि सरकारी नौकरी करने वालों को कैरियर तभी मिल सकता है जब वो स्टैंड न ले। स्टैंड लेने वालों का कोई कैरियर नहीं होता। बहुत से सिविल सेवक इसी कारण अपने राजनीतिक आकाओं के कहने से हर प्रकार का गलत काम करने को तैयार भी हो जाते हैं और जो नहीं होते उन्हें लगातार स्थानांतरण भुगतने पड़ते हैं। यदि केंद्र और राज्य सरकार में अलग राजनीतिक दलों की सरकारें हों तो अखिल भारतीय सेवाओं के लिए स्थिति और भी विकराल हो जाती है। वे तात्कालिक रूप से राज्य सरकार के नियंत्रण में हैं, परंतु उन पर अंततः पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार का ही होता है। दिल्ली जैसे राज्य में यह और भी मुश्किल पैदा करता है क्योंकि वहां पर तो स्थानांतरण और पोस्टिंग की शक्तियां भी LG के पास हैं जो केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं, लेकिन अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य सरकार के निर्देश पर कार्य करना पड़ता है। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से लगातार ही दिल्ली के सरकारी अधिकारियों पर राज्य सरकारों के आदेशों की अवहेलना के आरोप लगते रहे हैं और आम आदमी पार्टी पर भी ये आरोप लगे हैं कि वे अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। एक समय तो दिल्ली के मुख्यमंत्री निवास पर मुख्य सचिव के साथ भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा दुर्व्यवहार की शिकायत मिली थी। YouTube के चैनल न्यूज क्लिक इन पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड पर उपलब्ध इस वीडियो को देखिए। वरिष्ठ पत्रकार प्रबीर पुरकायस्थ इस बारे में क्या कह रहे हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। One addition to this entire process that they're not getting support from the center. This is what they claim. What does this entire thing signify? I mean, where is it heading towards? It's very clear that the Lieutenant Governor has been an instrument of the central government policies. It's also clear that the bureaucracy has got clear signals that if you cooperate with the government, then you can be charged under various things, and everybody may have some skeletons in their cupboard or may be vulnerable to different kinds of interpretations being put into what could be justifiable actions by a bureaucrat. So therefore the bureaucracy is always vulnerable if the central government decides to act against them, and we know that the central government is the one which the bureaucracy finally has to answer to. So this has been a problem with the IAS, IPS, the central services, that they are really not under the state government, but they are under the central government. And we have seen it in time and again when the central government and the state governments have been in different hands. Delhi, of course, is an additional problem. It is really a union territory. Half union territory, half state, shall we say. पश्चिम बंगाल में मुख्य सचिव को प्रधानमंत्री जी का कोप भाजन बनना पड़ा क्योंकि जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी की बैठक छोड़कर चली गई तो मुख्य सचिव को भी मुख्यमंत्री के साथ उनके पीछे पीछे जाना पड़ा क्योंकि वो राज्य सरकार के अधीन कार्य कर रहे थे। इससे केंद्र सरकार नाराज हो गई और उन्हें सजा देने के लिए उनकी सेवानिवृत्ति के कुछ ही दिन पहले उनका स्थानांतरण दिल्ली कर दिया गया। वो जानते थे कि दिल्ली जाने पर उन्हें अनावश्यक रूप से प्रताड़ना का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा ही दे दिया। इस बारे में NDTV पर प्रसारित एक खबर देखिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। The state's chief secretary, in news of the push and pull the center and the state have been doing over his responsibilities in transfer, and today in a surprise move, he said that he's hanging his boot. He retires from his position. This meant that he does not need to report to the Modi government anymore, but instead he was immediately after that given in the appointment of the West Bengal government's chief advisor to be reporting directly to the chief minister. हाल के वर्षों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच टकराहट बढ़ने से ये बातें काफी अधिक दिखने भी लगी हैं। केंद्र सरकार की एजेंसियां जब राज्य सरकार के अफसरों और नेताओं पर छापामारी करती हैं तो वो अपने साथ केंद्रीय पुलिस बलों को ले जाती हैं और राज्य सरकार की पुलिस को भनक तक नहीं लगने देती। वहीं तमिलनाडु और राजस्थान से ऐसी खबरें भी आई हैं कि राज्य सरकारों ने केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों के विरुद्ध राज्यों में FIR तक दर्ज कर ली है।
आप समझ ही सकते हैं कि इन परिस्थितियों में सिविल सेवकों के लिए काम करना कितना कठिन हो गया है। सरकारी अधिकारियों की प्रताड़ना और दुर्व्यवहार केवल वरिष्ठ नेताओं तक ही सीमित नहीं है। एनडीटीवी की इस खबर में देखिए कि एक विधायक जी ने एक महिला आईपीएस अधिकारी को इतना भला बुरा कहा कि उसे रोना आ गया। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। Group of women had blocked a road near the Koila village, alleging the complicity of the police and the administration in the sale of hooch in the area. As the situation got tense, there was a scuffle between the woman and the police present on the spot. दूसरी ओर अधिकारी भी अपनी सीमाओं को लांघकर गरीबों पर अत्याचार करने में पीछे नहीं रहते। एनडीटीवी की इस खबर में देखिए कि कैसे बंगाल के एक पुलिस स्टेशन में एक अधिकारी और उनकी पत्नी एक आम आदमी की पिटाई कर रहे हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। An IAS officer in West Bengal and his wife have been caught on camera thrashing a youth at a police station, allegedly because he had posted objectionable material on social media about her. Mr. Nikhil Nirmal, the district magistrate of Alipurduar district, is heard on the video threatening to kill the youth. Police sources say the youth, Vinod Kumar Sarkar, had posted some objectionable comments about the DM's wife, Nandini Kishan, on social media. On Sunday, the DM and his wife arrived at the police station. In front of the police station in charge, Somjit Roy, the DM brutally thrashed the youth. The DM tells Sarkar, in my district, no one speaks against me. If I can put you in jail in half an hour, I can also go to your house and kill you. वन इंडिया न्यूज के इस वीडियो में एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी के पैर छूते हुए दिखाया गया। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। Seeing is believing, yes. This senior IPS officer was caught on camera reaching out to touch the feet of Chief Minister Mamata Banerjee moments after she popped what seemed to be a cake into his mouth. In the video, the IPS officer can be seen taking a bite from the cake and then extending his arm towards Mamata's feet and taking her blessing. सिविल सेवा में इन कमियों को दूर करने के लिए बहुत से उपाय किए गए हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में अनेक संशोधन किए गए जिससे भ्रष्ट अधिकारियों को सजा मिल सके और अच्छे अधिकारियों को सुरक्षा मिले। भारत के कैबिनेट सचिव, गृह सचिव और रक्षा सचिव के लिए तथा राज्य सरकारों के पुलिस महानिदेशकों के लिए 2 साल का न्यूनतम टेन्योर भी सर्वोच्च न्यायालय ने तय कर दिया है। भारत सरकार ने पदोन्नति और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए 360 डिग्री अप्रेजल करना प्रारंभ किया है, जिससे संबंधित अधिकारी के बारे में गोपनीय रूप से जानकारियां एकत्र की जाती हैं। भारत सरकार में संयुक्त सचिव एवं इससे ऊपर के स्तर पर लेटरल एंट्री का भी प्रावधान किया गया है। 20 साल की सेवा पूर्ण होने के बाद अधिकारियों का अप्रेजल करके भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता के कारण उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रावधान भी किया गया है, लेकिन ये उपाय अभी तक नाकाफी सिद्ध हुए हैं। दूसरी ओर सरकार को अधिक पारदर्शी बनाने की भी आवश्यकता है। सिविल सेवकों को अपनी मर्जी से करने के लिए कम से कम अधिकार होना चाहिए और उनके निर्णयों को उच्च स्तर पर आसानी से चुनौती दे सकने के नियम बनाए जाने चाहिए। स्वविवेक से स्वीकृतियां देने के अधिकार कम से कम होना चाहिए। विशेष रूप से निविदाओं और सरकारी खरीदी की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए। इस सबके अतिरिक्त हमें यह भी ध्यान देना होगा कि सिविल सेवक वैक्यूम में काम नहीं करते, वे भी इसी समाज का अंग हैं। समाज में जब नेता, व्यापारी, उद्योगपति आदि व्यक्तिगत लाभ के लिए भ्रष्ट तरीके अपनाते ही रहेंगे, तब केवल सिविल सेवकों से ईमानदारी की अपेक्षा करना व्यर्थ ही होगा। YouTube के चैनल IACGB पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध इस वीडियो में भारत के भ्रष्टाचार पर प्रशांत भूषण जी का एक भाषण उपलब्ध है। उसका एक अंश मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह से कॉर्पोरेट माफिया ने पूरी तरह से सरकार को अपने नियंत्रण में, अपने शिकंजे में कस लिया। It has become a mafia, and this I am just giving one example, but there are a large number of such corporations which have become almost mafia type of corporations which exercise so much influence over the government that they control the postings of the ministers who will become a minister in the sector in which they are interested. This 2G scam has shown that they control who will be made the minister, they decide who will be made the secretaries of their department, they decide who will be made the regulators, and they control the media as well. So therefore, you have now, why were these policies adopted? सिविल सेवा एक तरह से समाज का आईना है। जिस दिन समाज धन और पावर के स्थान पर बुद्धि और ज्ञान को अधिक सम्मान देने लगेगा, उस दिन समाज के अन्य अंगों के साथ सिविल सेवा भी बेहतर हो जाएगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही।
कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ प्रसंग में। तब तक के लिए नमस्कार।